सभी इम्तिहानी उम्मीदवारों और ऑडिट प्रोफेशनल्स को खुशामदीद। आज के इस अहम सेशन में हम फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल के चैप्टर 10 को डिकोड करेंगे। पिप्फा और डीएओ इम्तिहानात की तैयारी के लिए ये चैप्टर इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो चलिए बिना किसी ताखीर के सीधे मौजू की तरफ चलते हैं। जरा सोचिए, एक लंबा थका देने वाला ऑडिट प्रोसेस जब खत्म होता है तो उसका फाइनल आउटपुट क्या निकलता है? महीनों का फील्ड वर्क, शवाहिद जमा करना, लामुतनाही बहसें, ये सब आखिर में कहाँ जाकर रुकता है? जवाब है हतमी ऑडिट रिपोर्ट। यही वो डॉक्यूमेंट है जो ऑडिटर की सारी मेहनत और महारत का असल निचोड़ होती है। इस मुश्किल टॉपिक को समझने के लिए आज का एजेंडा कुछ यूं रहेगा। पहले डीएजीपी ऑडिट रिपोर्ट्स का एक क्विक ओवरव्यू, फिर अनक्वालिफाइड ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर और मॉडिफाइड ओपिनियंस की शराइत और तफसील को समझेंगे। और हाँ, आखिर में इम्तिहानात के लिए कुछ ज़बरदस्त टिप्स भी होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, डीएजीपी ऑडिट रिपोर्ट्स का जायजा। दरअसल डीएजीपी 3 मेन कैटेगरीज में रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करता है। पहली, सर्टिफिकेशन रिपोर्ट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक प्रोफेशनल राय होती है। दूसरी है इंडिविजुअल रिपोर्ट्स, जो किसी खास इन्वेस्टिगेशन या परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती हैं। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, सालाना रिपोर्ट। ये डायरेक्ट पार्लियामेंट में पेश होती है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसी की बुनियाद पर पब्लिक फंड्स का एहतिसाब तय करती है। काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। अब आते हैं इस सिनारियो की तरफ जिसकी हर एंटिटी ख्वाहिश करती है, द अनक्वालिफाइड ओपिनियन या एक क्लीन रिपोर्ट। इसे एक क्लीन बिल ऑफ हेल्थ समझ लीजिए। लेकिन ऑडिटर ऐसे ही क्लीन रिपोर्ट नहीं दे देता। 4 सख्त शराइत हैं। नंबर 1, अकाउंटिंग बेसिस बिल्कुल एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। नंबर 2, रूल्स और रेगुलेशंस की पूरी कंप्लायंस की गई हो। नंबर 3, जो फिगर्स पेश किए गए हैं वो ऑडिटर की अपनी नॉलेज के बिल्कुल मुताबिक हों। और नंबर 4, किसी मटीरियल फैक्ट को छुपाया ना गया हो। जब ये चारों बॉक्सेस तरतीबवार टिक हो जाते हैं तभी जाकर एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन इशू की जाती है। अब बात करते हैं एक ऐसी बारीक डिटेल की जहां इम्तिहानात में अक्सर कंफ्यूजन होती है, एम्फेसिस ऑफ मैटर। इन दोनों के दरमियान फ़र्क को वाज़े तौर पर समझना बहुत ज़रूरी है। अनक्वालिफाइड का सीधा सा मतलब है कि सब ठीक है, लेकिन एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या है? ये बेसिकली एक अलग पैराग्राफ होता है। ऑडिटर इसे तब ऐड करता है जब वो किसी ऐसी बात को हाईलाइट करना चाहे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहले से दुरुस्त तौर पर बता दी गई हो। मतलब ये कोई खराबी या क्वालिफिकेशन नहीं है, बल्कि सिर्फ पढ़ने वाले की तवज्जो दिलाने के लिए है। इसे हरगिज क्वालिफिकेशन का मुतबादिल नहीं समझना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी तरह ठीक ना हो? चलिए देखते हैं मॉडिफाइड ओपिनियंस की शराइत। अगर क्लीन रिपोर्ट नहीं दी जा रही तो इसकी 3 बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। पहला, लिमिटेशन ऑन स्कोप, यानी ऑडिटर को ज़रूरी शवाहिद या मालूमात तक रसाई ही ना मिले। दूसरा, डिपार्चर फ्रॉम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी मुसल्लमा उसूलों की संगीन खिलाफवर्जी की गई हो। और तीसरा, कोई ऐसी बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल या अनसर्टेनिटी जो हतमी नताइज को बुरी तरह इफेक्ट कर रही हो। इन्हीं 3 शराइत की वजह से ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट देने से पीछे हट जाता है। तो अब जरा डिटेल में देखते हैं कि ये मॉडिफाइड ओपिनियंस काम कैसे करती हैं। ये मैट्रिक्स सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैप करता है जो एग्जामिनर्स उम्मीदवारों से एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि मसला सिर्फ किसी एक जगह तक महदूद है या फिर पूरे सिस्टम की जड़ों तक फैला हुआ है, जिसे टेक्निकल जबान में परवेसिवनेस कहते हैं। इसी बुनियाद पर तय होता है कि रिपोर्ट क्वालिफाइड होगी, एडवर्स होगी या फिर डिस्क्लेमर। सबसे पहले क्वालिफाइड ओपिनियन। इसे ऐसे समझें कि ऑडिटर कह रहा है, भाई मजमूई तौर पर सब कुछ बिल्कुल तसल्ली बख्श है सिवाय इस एक मखसूस मसले के। इसके लिए एक्सेप्ट फॉर या सब्जेक्ट टू जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मतलब खराबी मौजूद है और मटीरियल भी है, लेकिन वो इतनी बुनियादी नहीं है कि इसने पूरे निज़ाम को ही मफलूज कर दिया हो। फिर आती है एडवर्स ओपिनियन। यह सबसे शदीद और ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट है। ये तब दी जाती है जब अकाउंटिंग उसूलों की ऐसी खिलाफ वर्जी हो जो फंडामेंटल भी हो और प्रिवेसिव भी। आसान लफ्ज़ों में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल गुमराहकुन है और इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। ये दरअसल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि मामलात बिल्कुल भी दुरुस्त सिमत में नहीं है। अब यहाँ एक पॉइंट बहुत क्लियर कर लें। डिस्क्लेमर कोई बुरी राय नहीं है। दरअसल ये राय देने से मुकम्मल माजूरी है। अगर ऑडिटर को रिकॉर्ड्स ही ना मिलें या अनसर्टेनिटी इतनी शदीद हो कि किसी भी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन हो जाए, तो ऑडिटर ईमानदारी से कह देता है कि मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूं कि किसी भी किस्म की राय कायम कर सकूं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, पीफा और डीएओ एग्जाम टिप्स। एग्जाम्स के हवाले से सबसे बेस्ट टिप ये है कि मॉडिफिकेशन मैट्रिक्स और प्रीवियनियस के थ्रेशहोल्ड्स फिंगर टिप्स पर होने चाहिए।
आखिर कब एक इशू क्वालिफाइड से निकलकर एडवर्स या डिस्क्लेमर का रूप ले लेता है, ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में पास और फेल के दरमियान फर्क पैदा करती है। इस कॉन्सेप्ट को रट्टा नहीं लगाना, बल्कि इसकी लॉजिक को प्रैक्टिकली समझना है। लेकिन हम सिर्फ एग्जाम्स की बात ही क्यों करें? एंड ऑफ द डे एक ऑडिटर की असल और हतमी जिम्मेदारी क्या है? वो है शफ़ाफ, क्लियर और गैर मुबहम रिपोर्टिंग के जरिए पब्लिक रिसोर्सेज को महफूज रखना और अवाम के एतमाद पर पूरा उतरना। यह महज नंबर्स और कानून की गेम नहीं है, ये ट्रस्ट की बात है। और यही वजह है कि फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल खुद कहता है कि डीएजीपी की परफॉर्मेंस का असल पैमाना उसकी रिपोर्ट्स की क्वालिटी और उनकी अफादियत है। अब सोचने की बात यह है कि मुस्तकबिल के ऑडिटर्स होने के नाते क्या आने वाली ऑडिट रिपोर्ट्स में इस लेवल की एक्सीलेंस बरकरार रखी जा सकेगी? इस अहम सोच के साथ ही आज का ये सेशन खत्म करते हैं। उम्मीद है चैप्टर 10 के ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स अब बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे।